टू ब्लॉगर इस ब्लॉग पे आपका स्वागत है। आज हम आपको दार्जिलिंग की सैर कराते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको हम लेते चलेंगे सीधा दार्जिलिंग की ओर। दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है। यह नगर दार्जिलिंग जिले का मुख्यालय है। यह नगर शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय में अवस्थित है। यहाँ की औसत ऊंचाई 2134 मीटर है। दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति दो तिब्बती शब्दों दोर्जे वज्र और लिंग स्थान से हुई है। इसका अर्थ वज्र का स्थान है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान दार्जिलिंग की समशीतोष्ण जलवायु के कारण से इस जगह को पर्वतीय स्थल बनाया गया था। ब्रिटिश निवासी यहाँ गर्मी के मौसम में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए आते थे। दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तथा प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ की चाय की खेती 1856 से शुरू हुई थी। यहाँ की चाय उत्पादकों ने काली चाय और फर्मेंटिंग प्रविधि का एक सम्मिश्रण तैयार किया है, जो कि विश्व में सर्वोत्कृष्ट है, मतलब बेस्ट है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि दार्जिलिंग नगर को समथर स्थल से जोड़ता है, को 1919 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह वाष्प से संचालित यंत्र भारत में बहुत ही कम देखने को मिलता है। दार्जिलिंग में ब्रिटिश शैली के निजी विद्यालय भी हैं, जो भारत और नेपाल से बहुत से विद्यार्थी को आकर्षित करते हैं। सन 1980 की गोरखालैंड राज्य की मांग इस शहर और इसके नज़दीक का कालिम्पोंग के शहर से शुरू हुई थी। अभी राज्य की यह मांग एक स्वायत्त पर्वतीय परिषद के गठन के परिणाम स्वरूप कुछ कम हुई है। हाल के दिनों में यहाँ का वातावरण ज़्यादा पर्यटकों और व्यवस्थित शहरीकरण के कारण से कुछ बिगड़ रहा है। इस स्थान की खोज उस समय हुई जब आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी सिक्किम जाने के लिए छोटा रास्ता तलाश रही थी। इस रास्ते से सिक्किम तक आसानी से पहुंच के कारण यह स्थान ब्रिटिशों के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा यह स्थान प्राकृतिक रूप से भी काफ़ी संपन्न था। यहाँ का ठंडा वातावरण, क्लाइमेट तथा बर्फबारी अंग्रेजों के मुफीद थी। इस कारण ब्रिटिश लोग यहाँ धीरे धीरे बसने लगे। प्रारंभिक में दार्जिलिंग सिक्किम का एक भाग था। बाद में भूटान ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद सिक्किम ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया। परंतु 18वीं शताब्दी में पुनः इसे नेपाल के हाथों में गंवा दिया, किंतु नेपाल भी इस पर ज़्यादा समय तक अधिकार नहीं रख पाया। 1817 ईस्वी में हुए आंग्ल नेपाल में हार के बाद नेपाल को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। अपने रणनीतिक महत्व तथा तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के कारण 1840 तथा 50 के दशक में दार्जिलिंग एक युद्ध स्थल के रूप में परिणत हो गया था। उस समय यह जगह विभिन्न देशों के शक्ति प्रदर्शन का स्थल बन चुका था। पहले तिब्बत के लोग यहाँ आए, उसके बाद यूरोपियन लोग आए, इसके बाद रूसी लोग यहाँ बसे। इन सब को अफगानिस्तान के अमीर ने यहाँ से भगाया। यह राजनीतिक अस्थिरता तभी समाप्त हुई जब अफगानिस्तान का अमीर अंग्रेजों से हुए युद्ध में हार गया। इसके बाद से इस पर अंग्रेजों का कब्जा था। बाद में यह जापानियों, कुमिनतांग तथा सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की भी कर्मस्थली बना। स्वतंत्रता के बाद लहासा से भागे हुए बौद्ध भिक्षु यहाँ आकर बस गए।
वर्तमान में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक भाग है। यह शहर 3149 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह शहर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग नेपाल और सिक्किम से सटा हुआ है। यहाँ शरद ऋतु जो अक्टूबर से मार्च तक होता है, इस मौसम यहाँ में अत्यधिक ठंड रहती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक रहता है। इस समय का मौसम हल्का ठंडापन लिए होता है। यहाँ बारिश जून से सितंबर तक होती है। ग्रीष्म काल में ही यहाँ अधिकांश पर्यटक आते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है, आपको वो भी हम घुमा देते हैं, दिखा देते हैं। यह शहर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ये सड़कें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सड़कों पर घूमते हुए आपको औपनिवेशिक काल की बनी कई इमारतें दिख जाएंगी। ये इमारतें आज भी काफ़ी आकर्षक प्रतीत होती है। इन इमारतों में लगी पुरानी खिड़कियां तथा धुएं निकालने के लिए बनी चिमनी पुराने समय की याद दिलाती है। आप यहाँ कब्रिस्तान, पुराने स्कूल भवन तथा चर्च भी देख सकते हैं। पुराने समय की इमारतों के साथ साथ यहाँ वर्तमान काल के कंक्रीट के बने भवन भी दिख जाएंगे। पुराने और नए भवनों का मेल इस शहर को एक खास सुंदरता प्रदान करता है। सक्या मठ, यह मठ दार्जिलिंग से 8 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। सक्या मठ सक्या संप्रदाय का बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मठ है। इस मठ की स्थापना 1915 में की गई थी। इसमें एक प्रार्थना कक्ष भी है। इस प्रार्थना कक्ष में एक साथ 60 बौद्ध भिक्षु प्रार्थना कर सकते हैं। ड्रग थुप्तन सांगक छोसलिंग मठ, 11वीं ग्यालवाड़ डुगचेन तंजीन खेन रब गिलेकर वाजपेयी की मृत्यु 1960 ईस्वी में हो गई थी। इन्हीं के याद में इस मठ की स्थापना 1971 में की गई थी। इस मठ की बनावट तिब्बतियन शैली में की गई थी। बाद में इस मठ की पुनर्स्थापना 1993 ईस्वी में की गई। इसका अनावरण दलाई लामा ने किया था। माकडोग मठ, यह मठ चौरास्ता से 3 किलोमीटर की दूरी पर आलूबरी गांव, वहाँ जनरली आलूबरी बोलते हैं, आलूबरी गांव में स्थित है। यह मठ बौद्ध धर्म के योल मोवा संप्रदाय से संबंधित है। इस मठ की स्थापना श्री संगे लामा ने की थी। संगे लामा योल मोवा संप्रदाय के प्रमुख थे। यह एक छोटा सा संप्रदाय है जो पहले नेपाल के पूर्वोत्तर भाग में रहता था, लेकिन बाद में इस संप्रदाय के लोग दार्जिलिंग में आकर बस गए। इस मठ का निर्माण कार्य 1914 ईस्वी में पूरा हुआ था। इस मठ में योल मोवा संप्रदाय के लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहचान को दर्शाने का पूरा प्रयास किया गया है। जापानी मंदिर पीस पेगोडा, विश्व में शांति लाने के लिए इस स्तूप की स्थापना फूजी गुरु जो कि महात्मा गांधी के मित्र थे ने की थी। भारत में कुल 6 शांति स्तूप है। निप्पोजन मायोजी बौद्ध मंदिर जो कि दार्जिलिंग में है भी इनमें से एक है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह मंदिर 1 नवंबर 1992 ईस्वी को आम लोगों के लिए खोला गया। इस मंदिर से पूरे दार्जिलिंग और कंचनजंगा श्रेणी का अति सुंदर नज़ारा दिखता है। अब आपको आगे बताते हैं टाइगर हिल के बारे में। टाइगर हिल का मुख्य आनंद इस पर चढ़ाई करने में है। आपको हर सुबह पर्यटक इस पर चढ़ाई करते हुए मिल जाएंगे। इसी के पास कंचनजंगा चोटी है। 1838 से 1849 ईस्वी तक इसे ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था, लेकिन 1856 ईस्वी में करवाए गए सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि कंचनजंगा नहीं बल्कि नेपाल का सागरमा था, जिसे अंग्रेजों ने एवरेस्ट का नाम दिया था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको टाइगर हिल से कंचनजंगा तथा एवरेस्ट दोनों चोटियों को देख सकते हैं। इन दोनों चोटियों की ऊंचाई
में मात्र 827 फीट का अंतर है। वर्तमान में कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा को सबसे रोमांटिक माउंटेन की उपाधि से नवाजा गया है। इसकी सुंदरता के कारण पर्यटकों ने इसे इस उपाधि से नवाजा है। इस चोटी की सुंदरता पर कई कविताएं लिखी जा चुकी है। इसके अलावा सत्यजीत राय की फिल्मों में इस चोटी को कई बार दिखाया जा चुका है। शुल्क: केवल देखने के लिए निश्चित शुल्क, टावर पर चढ़ने का शुल्क 10 रुपया, टावर पर बैठने का शुल्क 30 रुपया, यहाँ तक कि आप जीप द्वारा जा सकते हैं। दार्जिलिंग से यहाँ तक जाने और वापस जाने का किराया 65 से 70 रुपये के बीच है। हो सकता है अभी बढ़ गया हो, घट गया हो, इसलिए हम पर कोई दोष न ठोक दे। घूम मठ गेलुमस टाइगर हिल के निकट ईगा चोइलिंग तिब्बतियन मठ है। यह मठ गेलुगस संप्रदाय से संबंधित है। इस मठ को ही घूम मठ के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मठ की स्थापना धार्मिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक बैठकों के लिए की गई थी। इस मठ की स्थापना 1850 ईस्वी में एक मंगोलियन भिक्षु लामा शेरपा याल्त्सु द्वारा की गई थी। याल्त्सु अपने धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए 1820 ईस्वी के करीब भारत में आए थे। इस मठ में 1918 ईस्वी में बुद्ध की 15 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई थी। उस समय इस मूर्ति को बनाने पर 25,000 रुपये का खर्च आया था। यह मूर्ति एक कीमती पत्थर का बना हुआ है और इस पर सोने की कलई की गई है। इस मठ में बहुमूल्य ग्रंथों का संग्रह भी है। ये ग्रंथ संस्कृत से तिब्बतियन भाषा में अनुवादित है। इन ग्रंथों में कालिदास की मेघदूत भी शामिल है। हिलकाट रोड के निकट समतेन चोलिंग द्वारा स्थापित एक और जेलुग्पा मठ है। यह समय सभी दिन खुला, यानी कि सब दिन आपको खुला मिलेगा। मठ के बाहर फोटोग्राफी की अनुमति है। अब आपको आगे बताते हैं भूटिया बस्ती मठ। यह दार्जिलिंग का सबसे पुराना मठ है। यह मूल रूप से ऑब्जर्वेटरी हिल पर 1765 ईस्वी में लामा दोर्जे रिंगजे द्वारा बनाया गया था। इस मठ को नेपोलियन ने 1815 ईस्वी में लूट लिया था। इसके बाद इस मठ की पुनर्स्थापना एंड्रूज चर्च के पास 1861 में की गई थी। अंततः यह अपने वर्तमान स्थान चौरास्ता के निकट भूटिया बस्ती में 1879 ईस्वी में स्थापित हुआ। यह मठ तिब्बतियन नेपाली शैली में बना हुआ है। इस मठ में भी बहुमूल्य प्राचीन बौद्ध सामग्री रखी हुई है। यहाँ का मखाला मंदिर काफी आकर्षक है। यह मंदिर उसी जगह स्थापित है जहाँ भूटिया बस्ती मठ प्रारंभ में बना था। इस मंदिर को भी अवश्य घूमना चाहिए। समय सभी दिन खुला है। केवल मठ के बाहर फोटोग्राफी की अनुमति है। तेंजिंग्स लेगेसी हिमालय माउंटेनिंग संस्थान की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। ज्ञात तो हो कि 1953 ईस्वी में पहली बार हिमालय को फतह किया गया था। तेंजिंग कई वर्षों तक इस संस्थान के निदेशक रहे। यहाँ एक माउंटेनिंग संग्रहालय भी है। इस संग्रहालय में हिमालय पर चढ़ाई के लिए किए गए ऐतिहासिक अभियानों से संबंधित वस्तुओं को रखा गया है। इस संग्रहालय की एक गैलरी को एवरेस्ट संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इस गैलरी में एवरेस्ट से संबंधित वस्तुओं को रखा गया है। इस संस्थान में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रवेश शुल्क 25 रुपये है। इसी में जैविक उद्यान का प्रवेश शुल्क भी शामिल है। बृहस्पतिवार को बंद रहता है। जैविक उद्यान पद्माजा नायडू हिमालयन जैविक उद्यान माउंटेनिंग संस्थान के दाईं ओर स्थित है। यह उद्यान बर्फीली तेंदुआ तथा लाल पांडे के प्रजनन कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। आप यहाँ साइबेरियन बाघ तथा तिब्बतियन भेड़िया को भी देख सकते हैं। मुख्य बस पड़ाव के नीचे पुराने बाजार में लियोडस वानस्पतिक उद्यान है। इस उद्यान को यह नाम मिस्टर डब्ल्यू लियोड के नाम पर दिया गया है।
लियोड यहाँ के एक प्रसिद्ध बैंकर थे जिन्होंने 1878 ईस्वी में इस उद्यान के लिए जमीन दान में दी थी। इस उद्यान में ऑर्किड की 50 जातियों का बहुमूल्य संग्रह है। समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। इस वानस्पतिक उद्यान के निकट ही नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है। इस म्यूजियम की स्थापना 1903 ईस्वी में की गई थी। यहाँ चिड़िया, सरीसृप जंतुओं तथा कीट पतंगों के विभिन्न किस्मों को संरक्षित अवस्था में रखा गया है। इसका समय है 10 बजे से 4:30 बजे तक, बृहस्पतिवार को बंद। तिब्बतियन रिफ्यूजी कैंप। तिब्बत रिफ्यूजी समय सहायता केंद्र चौरास्ता से 45 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है। इस कैंप की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। इससे एक वर्ष पहले 1958 ईस्वी में दलाई लामा ने भारत से शरण मांगा था। इसी कैंप में 13वें दलाई लामा, वर्तमान में 14वें दलाई लामा है, ने 1990 से 1992 तक अपना निर्वासन का समय व्यतीत किया था। 13वें दलाई लामा जिस भवन में रहते थे वह भवन आज भी भगवान अवस्था में है। आज यह रिफ्यूजी कैंप 650 तिब्बतियन परिवारों का आश्रय स्थल है। ये तिब्बतियन लोग यहाँ विभिन्न प्रकार के सामान बेचते हैं। इन सामानों में कारपेट, ऊनी कपड़े, लकड़ी की कलाकृतियाँ, धातु के बने खिलौने शामिल हैं। लेकिन अगर आप इन रिफ्यूजी कैंप घूमने का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो इन सामानों को बनाने के कार्यशाला को जरूर देखें। यह कार्यशाला पर्यटकों के लिए खुली रहती है। ट्रेन। इस अनोखे ट्रेन का निर्माण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग इंजीनियरिंग का एक आश्चर्यजनक नमूना है। यह रेल मार्ग 70 किलोमीटर लंबा है। यह पूरा रेलखंड समुद्र तल से 7546 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस रेलखंड के निर्माण में इंजीनियरों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। यह रेलखंड कई टेढ़े मेढ़े रास्तों तथा वृत्ताकार मार्गों से होकर गुजरता है, लेकिन इस रेलखंड का सबसे सुंदर भाग बतासिया लूप है। इस जगह रेलखंड 8 अंक के आकार में हो जाती है। अगर आप ट्रेन से पूरे दार्जिलिंग को नहीं घूमना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन से दार्जिलिंग स्टेशन से घूम मठ तक जा सकते हैं। इस ट्रेन से सफ़र करते हुए आप इसके चारों ओर के प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ ले सकते हैं। इस ट्रेन पर यात्रा करने के लिए या तो बहुत सुबह जाएं या देर शाम को, अन्य समय यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। चाय उद्यान। दार्जिलिंग एक समय मसालों के लिए प्रसिद्ध था। चाय के लिए ही दार्जिलिंग विश्व स्तर पर जाना जाता है। डॉक्टर कैंपबेल, जो कि दार्जिलिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहले निरीक्षक थे, पहली बार लगभग 1830 या 40 के दशक में अपने बाग में चाय के बीज को रोपा था। ईसाई धर्म प्रचारक बारेनस बंधुओं ने 1880 के दशक में औसत आकार के चाय के पौधों को रोपा था। बारेन बंधुओं ने इस दिशा में काफ़ी काम किया था। बारेन बंधुओं द्वारा लगाया गया चाय उद्यान वर्तमान में बेनू कवर्न चाय उद्यान के नाम से जाना जाता है। चाय का पहला बीज, जो कि चाइनीज झाड़ी का था, कुमाऊं हिल में से लाया गया था, लेकिन समय के साथ यह दार्जिलिंग चाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1886 ईस्वी में टी कॉपर ने यह अनुमान लगाया कि तिब्बत में हर साल 60 लाख एलबी चाइनीज चाय का उपभोग होता था। इसका उत्पादन मुख्यतः सेजवा प्रांत में होता था। कॉपर का विचार था कि अगर तिब्बत के लोग चाइनीज चाय की जगह भारत के चाय का उपयोग करें तो भारत को एक बहुत मूल्यवान बाजार प्राप्त होगा। इसके बाद का इतिहास सभी को मालूम ही है। स्थानीय मिट्टी तथा हिमालयी हवा के कारण दार्जिलिंग चाय की गुणवत्ता उत्तम कोटि की होती है। वर्तमान में दार्जिलिंग में तथा इसके आसपास लगभग 87 चाय उद्यान हैं। इन उद्यानों में लगभग 50,000 लोगों का काम मिला हुआ है। प्रत्येक चाय उद्यान का अपना अपना इतिहास है। इसी तरह प्रत्येक चाय उद्यान के चाय की किस्म अलग अलग होती है, लेकिन ये चाय सामूहिक रूप से दार्जिलिंग चाय के नाम से जाना जाता है। इन उद्यानों को घूमने का सबसे अच्छा समय ग्रीष्मकाल है, जब चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है। हैप्पी वैली चाय उद्यान, जो कि शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ आप मजदूरों को चाय की पत्तियों को तोड़ते हुए देख सकते हैं। आप ताज़ी पत्तियों को चाय में परिवर्तित होते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन चाय उद्यान घूमने के लिए उन उद्यानों के प्रबंधकों को पहले से ही सूचना देना जरूरी होता है। अब हम चाय पे थोड़ा बात कर लेते हैं। निश्चित संदेह यहाँ की खरीदारी के लिए सबसे बढ़िया वस्तु चाय है। यहाँ आपको कई प्रकार के चाय मिल जाएंगे, लेकिन उत्तम किस्म का चाय आमतौर पर निर्यात कर दिया जाता है। अगर आपको उत्तम किस्म की चाय मिल भी गई तो इसकी कीमत 500 से 2000 रुपये प्रति किलो तक की होती है।
सही कीमत पर अच्छी किस्म का चाय खरीदने के लिए आप नाथ मूलाज मॉल जा सकते हैं। चाय के अतिरिक्त दार्जिलिंग में हस्तशिल्प का अच्छा सामान भी मिलता है। हस्तशिल्प के लिए यहाँ का सबसे प्रसिद्ध दुकान हबीब मलिक एंड सेंट्स है, जो कि चौरास्ता या नेहरू रोड के निकट स्थित है। इस दुकान की स्थापना 1890 ईस्वी में हुई थी। यहाँ आपको अच्छे किस्म का पेंटिंग भी मिल जाएगी। इस दुकान के अलावा आप ईस्टर्न आर्ट चौकी चौरास्ता के ही नज़दीक स्थित है से भी हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। रविवार को दुकान बंद रहती है, ध्यान रखिएगा। हवाई मार्ग, यह स्थान देश के हर एक जगह से हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। बागडोगरा सिलीगुड़ी यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। 90 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। यह दार्जिलिंग से 2 घंटे की दूरी पर है। दार्जिलिंग से 90 किलोमीटर है, सिलीगुड़ी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कलकत्ता और दिल्ली के लिए प्रतिदिन उड़ानें संचालित की जाती है। इसके अलावा गुवाहाटी तथा पटना से भी यहाँ के लिए उड़ानें संचालित की जाती है। रेल मार्ग, इसका सबसे नज़दीक रेल जोन जलपाईगुड़ी है। कलकत्ता से दार्जिलिंग मेल तथा कामरूप एक्सप्रेस जलपाईगुड़ी जाती है। दिल्ली से गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस यहाँ तक आती है। इसके अलावा टॉय ट्रेन से जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग 8-9 घंटा तक जाया जा सकता है। सड़क मार्ग, यह शहर सिलीगुड़ी से सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दार्जिलिंग सड़क मार्ग से सिलीगुड़ी से 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। कलकत्ता से सिलीगुड़ी के लिए बहुत सी सरकारी और निजी बसें चलती है। अब थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं। दार्जिलिंग की इतिहास नेपाल, भूटान, सिक्किम और बंगाल से जुड़ा हुआ है। दार्जिलिंग शब्द तिब्बती भाषा के 2 शब्द दोर्जे, जिसका अर्थ ओला या उपल होता है, तथा लिंग, जिसका अर्थ स्थान होता है, से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ उपल वृष्टि वाली जगह, जो इसके अपेक्षाकृत ठंडे वातावरण का चित्र प्रस्तुत करता है। 19वीं शताब्दी के पूर्व तक इस जगह पर नेपाली और सिक्किम राज करते थे। अब इनका थोड़ा भूगोल के बारे में बता देते हैं। दार्जिलिंग की औसत ऊंचाई 2134 मीटर व 5982 फीट है। यह जगह दार्जिलिंग हिमालयन क्षेत्र में दार्जिलिंग जलपर श्रृंखला में अवस्थित है, जो दक्षिण में घूम पश्चिम बंगाल से उठता है। यह श्रृंखला वाई आकार की है, जिसका जगत पहर और जल पहर में है, और 2 बाहु में उत्तर में अजरभट्टी हिल के उत्तर से जाता है। उत्तर पूर्वी बाहु लेवर्ड में अंत होता है। उत्तर पश्चिम बाहु नॉर्थ पॉइंट से जाकर तकभेर चाय बागान के नज़दीक अंत होता है। मौसम, दार्जिलिंग की टेम्परेट मौसम में 5 ऋतु होते हैं: बसंत, ग्रीष्म, शरद अथवा शीत और मानसून। दार्जिलिंग शहर में दार्जिलिंग नगर पालिका नागरिक प्रशासन के बारे में बता देता हूँ आपको। दार्जिलिंग शहर में दार्जिलिंग नगर पालिका और पत्ता बोंग चाय बागान सम्मिलित है। उन्हें 1850 में स्थापित दार्जिलिंग नगर पालिका यहाँ का नागरिक प्रशासन संभालता है, जिसका प्रशासन क्षेत्र 10.57 वर्ग किलोमीटर 4.8 वर्ग मील है। जानकारी कैसी लगी दोस्तों? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं, इसमें क्या कमी रह गई है वो भी बताने का कष्ट करें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।